हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माही ऑफसेस माफिया का पार्ट 25 बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेज एके को प्रपोज कर देता है और यहाँ विहान और युनजुन और राहुल को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है। अभी युनजुन को बहुत ज़्यादा ही खलबली मची होती है कि कब वो जाकर ते से जेके को ले पाएगा। रात में जब वो घड़ी का टाइम देखता है तो उसे दिखता है कि अभी 11 बज रहे होते हैं और वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर ते के पास चला जाता है, उसके वेला में। इधर ते और जेके दोनों ही रोमांस कर रहे होते हैं। जेके का मन नहीं था, लेकिन ते और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था, उसे कंट्रोल खुद पर नहीं हो रहा था। लेकिन युनजुन यहाँ बहुत ज़्यादा ही परेशान था कि कहीं ते उसे अपना ना बना ले या उसके साथ कुछ करना दे या उससे प्यार ना हो जाए। अब युनजुन बहुत तेज़ अपनी कार को ड्राइव करके उसके वेला में पहुँच जाता है। इधर ते अपने रोमांस में बिजी होता है कि तभी उसे नीचे से कुछ ज़्यादा ही शोर आता है और वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होने लगता है। ये शोर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो कुछ नहीं कर पाता है और अब उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है और वो दौड़कर तुरंत ही अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है बाहर युनजुन खड़ा होता है और वो एक ईमेल स्माइल दे रहा होता है। तभी ते कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें आने किसने दिया? तभी पीछे से गार्ड कहता है, सर मैं इन्हें रोक रहा था लेकिन ये ज़बरदस्ती घुस आए और डायरेक्ट आपके रूम की तरफ जा रहे थे, तो मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर ये नहीं माने। तो ते गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो युनजुन कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, वरना मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी बात ना होती तो मैं तुमसे कहने नहीं आता। अब ते कहता है, कौन सी ज़रूरी बात करनी है? तो युनजुन कहता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं तुम्हारे रूम में जाकर रेस्ट करता हूँ। अब ते गुस्से में आकर उसे रोकता है और कहता है, तुम रूम में नहीं जा सकते हो और वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा ही मेरा मूड ख़राब कर दिया है। अब युनजुन इविल स्माइल देकर कहता है, ऐसा भी क्या काम कर रहे थे जो इतना गुस्सा कर रहे हो? अब ते कहता है, तुझे उससे मतलब नहीं है, तू अपना काम देख और तू यहाँ पर मेरे वेला में क्या कर रहा है? तू घर पर नहीं रुक सकता था क्या? ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं देखूँगा कि किसे आना है किसे नहीं। तू मेरी बिना परमिशन के मेरे घर में एंटर नहीं कर सकता है। आज तो तू आ गया, आइंदा से ये याद रखना, वरना तू तो मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। ये सब ते बहुत ज़्यादा गुस्से से काला होकर कह रहा था और युनजुन भी ये सब देख कर डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि ते कौन है। वो जानता है कि ते एक ब्लैक डेविल है जिससे सारी दुनिया डरती है। अब युनजुन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के कहता है, मैं तो बस तुझसे मिलने आया था और तू है कि मुझ पर भड़क रहा है। तभी सीढ़ियों से जेके नीचे आती है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है। युनजुन उसे देखता है और उससे बातें करने लगता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? तब जेके कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये दोनों कुछ टाइम के लिए बातें करने लगते हैं। अब तो यहाँ गुस्से से और ज़्यादा ही भड़क रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है युनजुन पे और वो कहता है, तू जाता है कि नहीं? अब युनजुन बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जेके से कुछ बात करनी है, मैं जेके से बात करके चला जाऊँगा। अब ते का गुस्सा बढ़ने लगता है। तब युनजुन ये नोटिस कर लेता है और कहता है, ठीक है अच्छा जेके मैं चलता हूँ। तब युनजुन डर के मारे वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। अपने मन में कहता हूँ कि जेके को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, वो सिर्फ मेरी है मेरी। अगर ते को उससे प्यार हो गया तब मैं उसे कैसे लूँगा, उसे कैसे अपने पास रखूँगा? ते अभी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। लेकिन युनजुन को नहीं पता था कि ते ने अपनी फीलिंग्स जेके के साथ शेयर कर ली है। अब जेके उसे मना करती है और जेके ते से कहती है, सर
आप मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपके साथ टाइम पास करेंगी और आपके लिए आपका दिल बहलाएंगी। मैं एक इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा स्वीट हूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी की धोखेबाजी नहीं पसंद। इस वजह से आप मुझसे दूर रहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, प्यार नहीं। आप अपने को देखिए और मुझे देखिए। कहाँ आप इतने अमीर और रिच हैंडसम हैं और कहाँ मैं एक गरीब मामूली सी लड़की हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे प्यार कर पाएंगे कभी भी। तो ये दिखावा बंद कर दीजिए। मुझे ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो ये सुन के और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर से जेके के साथ ज़बरदस्ती करने वाला था। तभी जेके रोने लगती है तो ते शांत हो जाता है और उसे प्यार से कहता है, अच्छा चलो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। अब जेके बहुत शॉक हो जाती है और ते से कहती है, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। तभी ते जेके से कहता है, अगर तुम इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ अभी वो सब करूँगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब जेके झट से जाके तैयार होकर नीचे आ जाती है। ते उसकी फुर्ती देखकर स्माइल करता है, जो कि जेके भी देख रही थी। और आज पहली बार उसके चेहरे पे स्माइल देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसने स्माइल की थी जेके के सामने और वो बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था। अब जेके कुछ देर के लिए उसी में खो जाती है, लेकिन अचानक ही उसे याद आता है कि वो क्या कर रही है। तब वो सेंस में आके कहती है, अब कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे। अब ते उसे ले जाकर एक कार में बैठाता है और कहता है, तुमको मैं कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ तो वो सरप्राइज़ ही रहने दो। तब वो उसको कार में लेकर एक बड़े से पार्क में चला आता है और पार्क बहुत ज़्यादा ही सुंदर और खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिसे जेके देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और उसके फेस पर बहुत ज़्यादा ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रही थी। तभी ते उसे नोटिस करता है और ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्यारा होता है। अब ते उसे कहता है, तुम यही स्माइल करोगी या फिर अंदर भी चलोगी? ये पूरा पार्क मेरा है आज के लिए और तुम जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकती हो। अब जेके छोटे बच्चों की तरह कूदते हुए झूले झूलने लगती है। तभी ते उसका हाथ पकड़कर एक बड़े से झूले के पर लेकर जाता है और उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तभी वो जब ऊपर पहुंच जाता है तब उसे रिंग पहनाता है। वो कहता है, ये तुम्हारे लिए है स्वीट हार्ट। जेके ये देखकर शॉक हो जाती है और वो तुरंत ही मना करने लगती है, सर बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं चाहिए। अब ते कहता है, मेरी जान हो तो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट पहनने की आदत डाल लो। अब जेके को शर्म आने लगती है। तब जेके के पास ते जाता है, उसे किस करने वाला होता है। तभी गोलियों की आवाज़ आती है और ते के ऊपर गोलियां बरसने लगती हैं और उसे एक भी गोली टच नहीं करती। तभी वो सामने देखता है तो विहान खड़ा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ते को देखकर वो थोड़ा सा शांत होता है और उससे कहता है, अरे तुम यही थे क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। और वैसे भी तुम्हें तो पता है मैं क्या हूँ और कौन हूँ, तो मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ। पर तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी एक सेक्रेटरी के साथ? अब ते कहता है, तुम्हें इससे क्या कि मैं किसके साथ क्या करता हूँ, तुम अपना काम करो। अब ते बहुत ज़्यादा रूडली उससे बात कर रहा था। तभी इन दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तब ते के गार्ड्स विहान को पॉइंट कर देते हैं गन से और विहान के गार्ड्स ते के गार्ड्स को पॉइंट करते हैं। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। आज वो इतना अच्छा मोमेंट बर्बाद होते हुए देख रहा था, जो कि उसके और जेके के पर्सनल मोमेंट थे, जिसे विहान ने आज ख़राब कर दिया।
अब वो विहान को कैसे छोड़ सकता है, लेकिन उसे विहान को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो गुस्से में होता है, इस वजह से उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी जेके सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ते और विहान दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं, दोनों ही दौड़कर जेके के पास जाते हैं। जेके को ते अपनी बाहों में भरकर तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है और विहान से कहता है कि अपने आदमियों से कह दो फायरिंग बंद करें। लेकिन तभी विहान के मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जिसे ते सुनना नहीं चाहता था। वो कहता है, तुम लोग जेके को कुछ नहीं कर सकते हो, जेके के ऊपर एक भी गोली नहीं लगनी चाहिए। अब ते बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर विहान जेके को क्यों बचाना चाहता है, आखिर उसने क्यों कहा कि जेके को कुछ नहीं होना चाहिए। इसका बदला तो मैं बाद में लगाऊंगा और इसका पता भी। तब वो अपनी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और जेके को लेकर अपने वेला में चला जाता है। और यहाँ जेके बेहोश होती है। वो तुरंत ही एक डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है, तुम जल्दी आओ। जो कि वही डॉक्टर होती है जो जेके का ख्याल रख रही थी। वो जल्दी उससे कहता है, इसे जल्दी होश में लाओ और तुरंत, और इसे अभी कभी होश में लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो डॉक्टर डर जाती है और डरते हुए कहती है, जी सर, क्योंकि वो जानती थी वो किसके सामने बैठी है। वैसे तो उसे नहीं पता है कि वो ब्लैक डेविल के सामने बैठी है, लेकिन बिजनेस तौर पे भी ते का ओहदा कुछ कम नहीं था, वो भी एक इविल ही था, डेविल। अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। तभी वो देखता है कि जेके को होश आ गया है, तो वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे प्यार से हक करता है। इधर जेके बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और ते उसे कहता है, तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे, और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है और अपने रूम में जाकर सोचने लगता है कि आखिर विहान ने ऐसा क्यों कहा और क्यों मुझे उसकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी लग रही थी जेके के लिए। अब विहान यहाँ पे गुस्से से होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। एक लड़की छोटी सी विहू विहू कहकर बात कर रही होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम विहू होता है, और उससे कहती है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखो, तुम रो नहीं। उस लड़की की बात सुनकर बहुत ज़्यादा ही वो खुश हो जाता है और स्माइल करता है, कहता है, बनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम बहुत ज़्यादा ही प्यारी हो, तुमने मुझे इस तरह से समझाया है, तो मैं क्यों रोऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार से बातें करता है और यहाँ पर जिस लड़की का नाम बनी होता है वो भी बहुत ही प्यार से उससे बातें कर रही होती है और कहती है, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम रो नहीं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब व्यू स्माइल करता है और प्यार से कहता है, अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी बनी। तो बनी कहती है, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी, तुम में क्या है। तो व्यू कहता है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो वो कहती है, नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे टाइगर आइसक्रीम खिलाता है, तो मैं उससे करूँगी। अब व्यू को गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें आइसक्रीम की पूरी फैक्ट्री ला के दूँगा, तब तुम मुझसे शादी करोगी ना। तो बनी कहती है, नहीं, मुझे पूरी फैक्ट्री नहीं चाहिए, मैं पूरी फैक्ट्री का क्या करूँगी। तब व्यू कहता है, तुम खाना और जी भर के खाना, इस वजह से मैं तुम्हें पूरी फैक्ट्री गिफ्ट करूँगा। और वो व्यू अपने मन में कहता है, आखिर तुम उस टाइगर से क्यों इतना ज़्यादा लगाव रखती हो, आखिर मुझसे क्यों नहीं। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम रोज़ पार्क में मिलेंगे, ठीक है। तो बनी कहती है, ठीक है। अब वो फ्लैशबैक एंड हो जाता है और वो प्रेजेंट टाइम में आके कहता है कि तुम बनी क्यों तुम उस पार्क में नहीं आती हो। मैं उस पार्क में तब से जा रहा हूँ
लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। आज जब मुझे पता चला है कि तुम मिल गई हो तो भी तुम उस टाइगर के पास हो। अगर उस टाइगर को पता चला कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ तो शायद वो तुम्हें मुझसे अलग कर दे, और मैं इस बात की उसे कभी भी भनक नहीं लगने दूंगा, और इस बात को मैं उसे पता ही नहीं चलने दूंगा कि तुम वही बनी हो जो हमारी बचपन की दोस्त है। अब जो विहान ये सब सोच रहा होता है और वो एक इविल स्माइल देता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को ये एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तो हैप्पी दिवाली आर्मी। आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। अच्छे से दिवाली मनाइएगा, छोटे छोटे पटाखे जलाइएगा, ज़्यादा बम बम मत लगाइए। ओके बाय आर्मी।